YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, जंगी जींद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। जींद उपचुनाव का मैदान सज चुका है। सभी पार्टियों के महारथी भी चुनावी मैदान में आ चुके हैं। अब इंतजार है तो वोटिंग का और उसके बाद परिणाम का। ऐसे में ये उपचुनाव किस पार्टी के लिए कितना खास है और किस तरह से खास है, जींद विधानसभा से जुड़े राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं, एक बार ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद चर्चा भी करेंगे। लोकसभा और विधानसभा के चुनावों का सेमीफाइनल माने जाने वाले जींद उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने महारथी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। जींद की जंग में जैसे महारथी उतारे गए हैं, उससे लगता है कि हरियाणा में एक बार फिर कुरुक्षेत्र का मैदान सज गया है। बीजेपी ने तो पार्टी में हाल ही में शामिल हुए कृष्ण मिड्ढा को चुनाव मैदान में उतारा है। मिड्ढा इनेलो के स्वर्गीय विधायक हरिचंद मिड्ढा के बेटे हैं, लेकिन जिस बात ने सबको हैरान किया वो थी कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा। कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता और कैथल के विधायक रणदीप सुरजेवाला के हाथ में कमान सौंपी है। उधर अपना पहला चुनाव लड़ रही जेजेपी ने भी अपने दिग्गज नेता दिग्विजय चौटाला को सेनापति बनाया है। ये बात भी ध्यान देने वाली है कि जींद की सीट इनेलो का गढ़ रही है। ऐसे में महारथियों की जंग ने पूरे चुनाव को रोचक बना दिया है। चलिए अब जरा नजर उस विधानसभा क्षेत्र पर डाल लेते हैं जिसे फतेह करने के लिए पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। जींद विधानसभा में कुल 1,69,210 वोटर हैं, जिनमें 90,206 पुरुष मतदाता तो वहीं 79,004 महिला मतदाता हैं। शहरी वोटर 1,04,149 हैं। ग्रामीण वोट 65,061 हैं। और अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो जाट वोटर 56,000, बनिया 14,000, ब्राह्मण 20,500, दलित 32,000, पंजाबी 23,000 और अन्य 24,000 वोटर हैं। कुल बूथ 173 हैं और वहीं गांव 37 है। जींद में वार्डों की संख्या 31 है। तो चलिए अब नजर 2014 के परिणामों पर भी डाल लेते हैं। उस समय कुल वोटर 1,59,000 थे और उनमें से 1,30,000 लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया। जिनमें किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले वो भी आपको बताते हैं। हरिचंद मिड्ढा जो इनेलो से चुनाव लड़े थे और जीते थे, उनको 31,631 वोट मिले थे। बीजेपी के सुरेंद्र बरवाला दूसरे स्थान पर रहे थे और उन्हें 29,374 वोट मिले थे। सुधीर गौतम जो बीएसपी से लड़े थे, 13,225 वोट मिले थे। एकराम कंडेला 11,223 वोट मिले थे। ब्रिजमोहन सिंगला 4,293 वोट मिले थे। दरअसल ये चुनाव हर पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गया है। बीजेपी अगर चुनाव जीतती है तो उसे 2019 के लोकसभा और बाद के विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने में मदद मिलेगी। जेजेपी और इनेलो के लिए तो जीत का सवाल है ही, उनमें लड़ाई इस बात की भी है कि दूसरे नंबर पर कौन रहता है। जो आगे रहेगा उसे जाट मतदाताओं में मनोवैज्ञानिक फायदा मिलना तय है। कांग्रेस अगर जीतती है या दूसरे नंबर पर भी आती है तो उसे 2019 के लिए हवा बनाने में मदद मिलेगी। यानी कि जींद की जंग में लड़ाई एक एक वोट की होगी और जींद का सेमीफाइनल तय कर देगा कि न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा के चुनाव में भी लड़ाई किस किस पार्टी के बीच में लड़ी जाएगी। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो सभी पार्टियों के धुरंधर आमने सामने के नामांकन हो चुका है। अब ये भी साफ हो गया है कि जींद में मुकाबला जो है जाट और नॉन जाट का है। ये किस लिए कहा गया है, इस रिपोर्ट में समझिए। जाटलैंड जीत पर सभी पार्टियों की नजर है, तभी तो बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी और एलएसपी ने एक से बढ़कर एक योद्धा को जंगी जीत की जमीन पर उतारा है।
पहले तो सभी पार्टियों ने अपने आप की तर्ज पर एक दूसरे का उम्मीदवार के ऐलान करने का इंतजार किया और नामांकन के आखिरी दिन आते आते एक एक करके अपने पत्ते खोले। सभी के उम्मीदवार सामने आने के बाद ये मुकाबला अब जाट और नॉन जाट बनकर रह गया है। बीजेपी से कृष्ण मिड्ढा पंजाबी, कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला जाट, इनेलो से उमेद सिंह रेड्डू जाट, जेजेपी से दिग्विजय चौटाला जाट, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से विनोद आसरी ब्राह्मण। बीजेपी को छोड़कर 4 बड़ी पार्टियों ने जाट उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है, यानी कि मुकाबला सीधा जाट और नॉन जाट का हो गया है। अगर बात जाट लैंड जींद में जाटों की संख्या की करें तो यहाँ कुल वोटर्स में से 56,000 वोटर्स जाट हैं, जबकि 23,000 पंजाबी वोटर्स हैं। वैसे तो नॉन जाट के मुकाबले यहाँ जाटों की संख्या ज्यादा है, लेकिन गौर करने वाली बात ये भी है कि ये सभी जाट वोट 4 पार्टियों में बंट सकते हैं और ऐसे में बीजेपी की जीतने की उम्मीदें थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो जींद उपचुनाव हर एक पार्टी के लिए बेहद जरूरी नजर आ रहा है अभी तक, और हर एक पार्टी जो है जीतने के दावे भी कर रखी है, जीतने के प्रयास भी कर रखी है, लेकिन एक ऐसी पार्टी भी है जिसका भविष्य करीब करीब इसी बाई इलेक्शन पर टिका है। भविष्य तय कर सकता है, दिशा और दशा एक पार्टी की तय हो सकती है। आप समझ भी गए होंगे कि हम बात कर रखी है जेजेपी की, और आखिर क्यों ये चुनाव जेजेपी के लिए बेहद खास है, जीतना क्यों जरूरी लगता है, इस रिपोर्ट में देखिए। वैसे तो जींद उपचुनाव सभी पार्टियों के लिए बेहद खास है, लेकिन ये उपचुनाव जेजेपी और इनेलो के लिए नाक का सवाल है। अगर बात इनेलो से अलग होकर बनी जेजेपी की करें तो जींद में पार्टी जीत का स्वाद चखने के इरादे से उतरी है। ये उपचुनाव जेजेपी के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस चुनाव से पता चल जाएगा कि जींद रैली के दौरान दुष्यंत और दिग्विजय के साथ खड़ी भीड़ को वोट में तब्दील करने में पार्टी कामयाब हो पाई या फिर नहीं। जींद की धरती पर पहली जीत दर्ज करने पर रहेगा जोर। जीत हासिल कर इनेलो से ऊपर आने की कोशिश। रणदीप सुरजेवाला को भी मात देना चाहेगी जेजेपी। जेजेपी के लिए जींद की जंग नाक का सवाल सिर्फ इस लिहाज से नहीं है कि पार्टी नहीं है, इसलिए जींद उपचुनाव से अपना सियासी खाता खोलना चाहेगी, बल्कि इसलिए भी ये चुनाव जेजेपी के लिए नाक का सवाल है क्योंकि कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया उन्होंने ओपी चौटाला को चुनाव में 2 बार मात भी दी है। खुद दिग्विजय चौटाला ये कह चुके हैं कि उनकी इच्छा थी कि वो रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ चुनाव लड़े। आप हमेशा कहते थे कि आपको रणदीप सुरजेवाला के सामने चुनाव लड़ना है, वो आपकी बात पूरी हो गई है। परमात्मा जो है वो रास्ते खोलता है, और मेरे दादा और मेरे पिता का राजनीतिक भी और जो साजिश मेरे दादा और पिता के खिलाफ रची जिस व्यक्ति ने, आज मुझे उसके खिलाफ चुनाव लड़ने का ये अवसर परमात्मा ने दिया है। निश्चित तौर पर ऐसे में रणदीप सुरजेवाला से कड़ा मुकाबला रह सकता है। इसके अलावा इनेलो और बीजेपी भी जेजेपी के निशाने पर हैं। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। तो नाम सबके फाइनल हो चुके हैं, क्योंकि आज अंतिम तारीख थी, आखिरी दिन था नामांकन किए जाने का। नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। सबकी दावेदारियां हैं जीत की, कौन जीतने वाला है। ये चुनाव में वोटिंग होने के बाद और वोट काउंटिंग होने के बाद, यानी कि मतगणना होने के बाद परिणाम जब सामने आएंगे तस्वीर साफ होगी। लेकिन अभी तक जितने भी फैक्टर्स हैं, जो कुछ समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, कौन सा दावेदार कितना मजबूत है, कौन से दावेदार को मैदान में उतारने के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रखे, तमाम पहलुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक खास पैनल मेरे साथ है हरियाणा कांग्रेस की ओर से केवल ढींगरा साहब हमारे साथ चर्चा में हैं, स्वागत है आपका। और इनेलो से प्रवक्ता डॉक्टर सतवीर सैनी साहब हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। एलएसपी से प्रवक्ता देवांग सिंह भाटीवाल जी हैं, सर स्वागत है आपका। और जेजेपी से प्रवक्ता भी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा खबरें अभी तक के संपादक सलाहकार धर्मपाल धनखड़ जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर चर्चा में। तो शुरुआत करेंगे कांग्रेस से। केवल ढींगरा साहब, बीजेपी ये सवाल कर रखी है, जेजेपी भी सवाल कर रखी है, इनेलो भी कहती है, ऐसी क्या नौबत आ गई कि सिटिंग एमएलए आप लोगों को मैदान में उतारना पड़ा? कोई और उम्मीदवार नहीं मिला था? नहीं, देखिए हमारे पास उम्मीदवारों की बहुत फेयर लिस्ट थी, लेकिन हमें ऐसा लगा कि ऐसा उम्मीदवार मैदान में आना चाहिए जो वहां का इलाके को मजबूती से देख सके और मजबूती से कांग्रेस की चुनाव के अंदर जीत ले सके। और दूसरी बात, जहां तक दूसरे उम्मीदवारों की बात है, तो आप ये देखिए कि कल तक जो है
जब तक कृष्ण मिड्ढा के बाद कोई भी आईएनएलडी या जेजेपी का उम्मीदवार कोई भी सामने नहीं आ रहा था, वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस कौन सा उम्मीदवार उतारती है और उसके हिसाब से फिर देखें कि क्या किया जाए। तो आपको ये बताना चाहूंगा, एक तो जेजेपी पार्टी है और एक जो है आईएनएलडी है। दोनों में आप एक वो देख लीजिए, दोनों के नेता जो है वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है। तो आप ये देखिए कि एक दोनों का तो एक तरफ से मामला साफ है और दूसरी तरफ जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, आप ये देखिए कि पहले वो आईएनएलडी से ही एमएलए थे, उनके बेटे हैं, और उनको बीजेपी ने एक तरह से ऑप्ट किया एकदम से, और उस कैंडिडेट को उन्होंने उतारने का काम जरूर किया। अच्छा। लेकिन आपको यह भी बताऊं कि 4.5 साल में जितना बिरादरियों को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, अब वो कैंडिडेट इस बारे में तो बात करनी ही है, लेकिन मेरा सवाल पीछे छूट गया। क्या स्थानीय कोई भी उम्मीदवार नहीं था? क्या कोई पुराना कार्यकर्ता? आप सिटिंग एमएलए को लाते हैं जो कैथल से है, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी हैं, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, क्या बाकी किसी पर भी विश्वास नहीं था क्या आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल था। मैं तो आपको कह रहा था कि हमारे पास एक फेयर लिस्ट थी और उसके अंदर जो हमारी एआईसीसी को ठीक लगा उस कैंडिडेट को हमने मैदान में उतारा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा कैंडिडेट जो है वो सब लोगों को आश्चर्य दे रहा था कल शाम को, और लिस्ट भी जो है आंखें खोल खोल के सारे सभी जो लोग देख रहे थे कि ये एक अच्छा कैंडिडेट जो है कांग्रेस ने दिया है, और इस बात की चर्चा भी रही कल रात से लेके आज तक। आपके प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा तो खबरें अभी तक पर ये क्लियर कर गए थे कि जो जेपी सारण के बेटे हैं उन्हीं को हम मैदान में लेकर आएंगे। कल शाम की डिबेट में भी वो कहते रखे, कल दिन भर लगातार वो कहते रखे, उसके बाद एकदम से कांग्रेस पत्ते खोलती है और रणदीप सुरजेवाला को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। क्या किसी भी सूरत में कोई भी रिस्क लेने की तैयारी भी नहीं थे आप लोग? नहीं, देखिए, ये बड़े प्रवक्ता जो कुछ भी कह गए हों, वो बहुत बड़े मतलब प्रवक्ता हैं, वो पता नहीं किस तरह से दे जाते हैं ऐसे व्याकरण जो आप कह रहे हैं। पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, ये हमारी एआईसीसी तय करती है, और कई बार डिबेट में हमारी ये डिस्कशन भी हुई कि हमारी जो टिकट है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तय करती है, ना कि जो प्रवक्ता आते हैं वो तय करते हैं। मैं भी तय नहीं कर सकता। अच्छा। लेकिन पता नहीं अब वो किस तरह से कैसे बोला, वो तो आप उनसे पूछिएगा। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो कांग्रेस कमेटी की जो एआईसीसी है वो इस चीज के बारे में देखती है, और आपने देखा होगा कि ये जो टिकट है हमारी एआईसीसी की तरफ से उसके ऊपर साइंड है और उन्होंने ही ये जारी की है। चलिए, एक और मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, जेजेपी से विवेक चौधरी जी भी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। तो चर्चा इसी बात को लेकर हम कर रखे हैं कि मुकाबला किस किस में है और क्या कुछ फैक्टर्स रखेंगे, क्या समीकरण रखेंगे। विवेक जी, मुश्किल तो काफी रखेगा आप लोगों के लिए। ये लगातार इच्छा जाहिर करते थे दिग्विजय की और रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, खुद ब खुद कांग्रेस ने मौका दे दिया है, मुश्किल तो रखेगा? नहीं, मुश्किल कुछ नहीं है ज्योति जी, इसमें देखने की बात है। वो तो 9 महीने पहले जब दिग्विजय जी ने कहा था कि सुरजेवाला के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, मैं तो कहूँगा उस समय उनकी जुबान पे सरस्वती बैठी थी और वही हो गया जो वो चाहते थे। और अब जींद की जनता आप देख भी चुके हैं किस तरह हमारी तो पार्टी की शुरुआत भी जींद से हुई है और जीत की शुरुआत भी हमारी जींद से ही होगी। आने वाले समय में 31 तारीख को जब पेटियां खुलेंगे और मशीनों की काउंटिंग शुरू होगी तो दिग्विजय सिंह जी जीत कर सामने आएंगे और बाकी जो और कैंडिडेट हैं उन सबको हराने का काम करेंगे। ठीक है। सैन साहब, आप लोगों ने क्या जेजेपी का ही इंतजार किया कि जेजेपी जैसे ही अपना नाम अनाउंस कर देगी उसके बाद इनेलो उम्मीदवार उतारेगी? क्या जेजेपी को रोकने के लिए इनेलो मैदान में है जींद में? ज्योति जी, ऐसी कोई बात नहीं है और उसको इस तरह से जोड़ कर देखा जाना भी नहीं चाहिए। कल ही क्लियर कर दिया था, हमने पहले ही कहा था कि 9 तारीख को डिक्लेयर करेंगे, लेकिन किसी वजह से कल हमारे प्रदेश प्रधान हैं उनकी तबीयत ख़राब थी, वो मीटिंग शाम को नहीं हो पाई और इसी वजह से वो आज कैंडिडेट ही नहीं है इनके पास। नहीं, चलो उस बात को छोड़िए, कैंडिडेट किसके पास है किसके पास नहीं है, हायर करके लेना पड़ा। जो नॉमिनेशन ऑलरेडी फिल कर चुके हैं उसको आप कैंडिडेट बना रहे हैं। देखिए अब इन बातों का तो कोई है नहीं, अब तो मैदान में है। अब उस बात का ये जिक्र करना जी हायर कर कौन के करके ले गया, ये इस बात तो ये कहते थे 100% 25,000 वोट जेब में लेके आएंगे, वो 25,000 वोट कहां गए? वो तो अब ये देखिए वोटर का भी अपमान करने का काम करते हैं इनके नेता के, वोटर को जेब में डाल के लाते हैं। अब इनके नेता की कल की वर्डिंग थी कि 25,000 वोट मुझे टाइम मिला है, मुझे टाइम मिला है, मुझे बोलने दीजिए। आपको टाइम मिले जब बोलना, बीच में बोलने का कोई उचित नहीं है। ठीक है, बताइए। हाँ, जो पहले मैं धिंगड़ा जी की बात का जवाब दे दूं। धिंगड़ा जी का जो बात कर रहे थे कि
वो कोई बड़ा प्रवक्ता है, मुझे नहीं पता कैसे क्या कह दिया। अब चैनल पे ही इनकी जो बात है, एक दूसरे के प्रवक्ता के बारे में भी इस तरह की बात कर रहे हैं, इसी तरह इनके धड़ेबाजी की बात है। और सबसे बड़ी आश्चर्य सारी प्रदेश की जनता को, खासतौर से जींद की जनता को होगा, जो एक सिटिंग एमएलए को टिकट देनी पड़ी। इतना कॉन्फिडेंस कांग्रेस का हिला हुआ है कि इसी प्रकार तो लास्ट मिनट पे ये भाग्य थे उसके चुनाव में, जो मेयर के चुनाव हुए थे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव थे, और अभी उनको जो वो खौफ था। देखो मेरी बात सुनो, बात आप मैं बोला नहीं, गठबंधन के साथ बोला नहीं, आपने जो भी बोला लेकिन ये कोई बात नहीं है। आप कुछ भी बोलते रहे, मैं बोला नहीं बीच में, आपने तो कुछ भी कहा। आप हमारे नेताओं की बात करते हैं जेल में है, आपके नेता भी, आपके राष्ट्रीय नेता जो है पार्टी के, वो भी बेल पे हैं, अगर आप इस तरह की बात करते हैं। आज ये मुद्दा नहीं है, आज हम मुद्दे पे बात ये कर रहे हैं, जो कैंडिडेट आए हैं और किस तरह से रणभूमि होगी, किस तरह से कौन वजनदार है, कौन किस मुद्दों को आगे लेके जाएगा। पॉइंट जो होना चाहिए वही बात करना चाहिए। आप कहते हैं भ्रष्टाचार में, आपका भ्रष्टाचार तो सारे देश को पता है। उस भ्रष्टाचार की नहीं उस भ्रष्टाचार की आप आकलन कीजिए, बताइए कौन सा भ्रष्टाचार। आप चुप रहिए, आप नाम अब आप चुप रहिए थोड़ा सा। आप चुप मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बताऊंगा। आप सुनने का काम करें। बताइए, आप ये बताइए, आपका जो भ्रष्टाचार था, 10 साल का जो भ्रष्टाचार था, आपको रिजेक्ट किया, आपको रिजेक्ट किया। पब्लिक मैंडेट को भी नहीं मानता, जो मैंडेट था। और केवल ढींगरा साहब, विषय बहुत बड़ा है, जिन पर बात कीजिए। मैंडेट जो आया है उसमें आप इससे बड़ी बात और क्या कहेंगे? फिर आ जाती है बात, जल्दी बात पूरी कीजिए। दूसरी बात है कि हमारा जो कैंडिडेट है, हमने ये कहा था हमारा कैंडिडेट यहीं लोकल होगा, लोकल कैंडिडेट दिया, वहीं का काम करने वाला, वहीं का कैंडिडेट ना होने में क्या बुराई है या संवैधानिक है? कुछ बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है नहीं, इसका मतलब ये रहा। उसके बाद अभय चौटाला साहब कहते हैं कि हमारा तो स्थानीय है उम्मीदवार। सर, इसमें कोई बुराई है नहीं? इसका मतलब स्थानीय लोगों का, स्थानीय वोटर पर भरोसा ही नहीं है। राज्यों से चुनाव लड़ते रखे सर, क्यों? जिनके सिद्धांतों पर आप राजनीति कर रखे हैं। देवीलाल साहब की अगर बात की जाए, 3 राज्यों से, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, कहां से थे? 3 जगहों से चुनाव लड़ते हैं। वहां वो स्वाभाविक तौर पर भारी होंगे या स्थानीय होंगे। वहां पर भी राजस्थान से चुनाव लड़ा, पंजाब से चुनाव लड़ा, हरियाणा से भी चुनाव लड़ा चौधरी देवीलाल ने। हाँ, लड़ा। उसके बाद आप कहते हैं कि ये बड़ा फैक्ट, वो नेशनल लीडर थे, उनकी बात नहीं। नेशनल लीडर तो कहीं पे भी लड़ेगा। चौटाला साहब भी नेशनल लीडर है, चुनाव लड़ते हैं, क्या स्थानीय? चौटाला साहब भी नेशनल लीडर है। अभय चौटाला साहब क्या स्थानीय हो जाते हैं कुरुक्षेत्र में जाकर जब चुनाव लड़ते हैं? देखिए कोई स्थानीय नहीं है, वो भी वो भी बड़े नेता हैं, वो भी बड़े नेता। आज जो एक चुनाव लड़ा जा रहा है, बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में नॉर्मली यही पोजीशन देखी जाती है, जो स्थानीय नेता होता है उसको उस पे जनता पे आपका भरोसा नहीं है। इसका मतलब तो ये रहा, आप जब क्लेम करते हैं, आप टालेस्ट अपना क्लेम करते हैं कि आप जनता आपके पीछे है, तो जनता आपके पीछे है, तो इसका क्या मतलब? ये नजर आ रहा है ये बात राजनीति की। पाटीवाल साहब, सबसे पहले आप लोगों ने उम्मीदवार उतारा, बाकी जो उम्मीदवार हैं उनके कद देखकर, उनके प्रोफाइल देखकर डर तो होगा किसी तरह का? ऐसा है ज्योति जी, किसी किस्म का डर नहीं है। हमारे को जो है, जो वोट मिलेगा ना, हमारी जीत का जो है आधार है, वो ये है कि इस प्रदेश में 5 जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं एक जाति विशेष के, उन्होंने जो काम किया है, उनके अपने अपने कार्यकाल में सिर्फ एक जाति विशेष के लिए उन्होंने काम किया, और उसी के रोष में आज जो है वोट हमें मिलेगा जींद के बाई इलेक्शन में। दूसरा जो है, हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे मुद्दों को देख करके वोट मिलेगा। और हमें तो ये बहुत बढ़िया मौका दिया है इन्होंने। एक जो ये प्राइवेट लिमिटेड थी, अब ये 2 प्राइवेट लिमिटेड हो गई हैं। इसका भी मतलब फायदा हमारी जो जीत थी, जीत का मार्जिन बढ़ाएगी। ये जो कौन से मुद्दों पर आप लोगों को पब्लिक वोट करेगी? एक तो कल ही जो है बीजेपी ने हमारे जो मुद्दा था उस पर मोहर लगा दी है। हमने कहा था हमें जाति जितनी जितनी संख्या बाहरी उतनी उसकी हिस्सेदारी, हम 100% आरक्षण की बात करेंगे। बड़े मुद्दे की बात करते हैं, हरियाणा में 100% आरक्षण हम देंगे। हर घर में 100% आरक्षण, हर घर में 1 को रोजगार देंगे हम। क्या आपको वाकई लगता है किसी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए ये मुद्दे होने चाहिए? क्या मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि राजकुमार सैनी ने बतौर सांसद कुरुक्षेत्र के लिए कितना काम करवाया, विकास के आधार पर हम वोट मांगे? जितना उनका पैसा था, उस पैसे का उन्होंने सबसे ज्यादा अटेंडेंस सबसे ज्यादा नहीं किया, कितनी बार गए, कितनी बार डिबेट में पार्टिसिपेट किया? नहीं किया क्या?
सबसे ज्यादा दुष्यंत चौटाला की ओर से, उनके बाद उन्होंने अपना जो फंड था उसका इस्तेमाल किया है। और जब उनको जो है पार्लियामेंट में रात के 1 बजे तक 0 आवर चला, उनको बोलने से रोक दिया गया, उनका माइक बंद कर दिया गया, तब उन्होंने बीजेपी से किनारा किया और जो है आम आदमी की, गरीब की, मजदूर की, किसान की आवाज उन्होंने उठाई थी। धर्मपाल धनखड़ जी, अभी आपने सुना भाटीवाल साहब को कि एक ही जाति विशेष के 5 मुख्यमंत्री रखे और पांचों ने उन्हीं के लिए काम किया। इस आधार पर चुनाव लड़ेंगे जेजेपी और इनेलो के तरह से अलग भाटीवाल साहब कह रहे हैं, सुनिए, जिस तरह से भाटीवाल साहब रोष में वोट मिलेगा जी हमें। तो अब तक तो हरियाणा में बाकी जातियां बचनी ही नहीं चाहिए थी, खत्म हो जानी चाहिए थी। अजीब बातें जो है ना वो की जा रही हैं। नहीं, खत्म ही है। उनका परसेंटेज क्या है सर्विस में फैलाने का काम जो है वो लगातार हक जो है लोग करते रहे हैं, जो कि इस प्रदेश की जनता के लिए बड़े खतरनाक है। और मैं चाहता हूं और सब लोगों से रिक्वेस्ट भी है हमारी कि भाई ये जातिवाद का प्रचार ना करें, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि जातिवाद जो है वो विनाश के कगार पर ले जा रहा है देश को। तो इस तरह की जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी करे, चाहे वो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी करे या कोई और पार्टी करे। हाँ। मेरा कहने का तात्पर्य सभी पार्टियों से है कि इस तरह की जातिवादी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह की बात अभी मैं समझ रहा हूं एलएसपी के प्रवक्ता जो उंगली उठा रहे हैं, हाँ। वो उंगली भी मुझे दिखाई दे रही है। वो जिस बात पे ऐतराज करना चाहते हैं वो पहले ही बता देता हूं। अभी ये कहेंगे कि 36 बिरादरी की 36 बिरादरी की राजनीति करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये खुद ही बता चुके कि एक जाति के 5 मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने ऐसा किया। मैं जवाब दूंगा मुझे 30 सेकंड चाहिए 30। एक बार धनखड़ साहब को सुन लेते हैं। देखिए, एक बार धनखड़ साहब इस तरह की गलत चीजों को नहीं रखना चाहिए। मुद्दा जो है वो जींद उपचुनाव है। हाँ। और जींद उपचुनाव में जो कैंडिडेट उतारे गए हैं उन पर प्रवक्ताओं को अपनी बात करनी चाहिए। इधर उधर की बात जो है वो ठीक नहीं। ज्योति जी 30 सेकंड। ज्योति जी ऐसा है, हम जो है जैसे धनखड़ साहब ने कहा, हम जाति बिरादरी में किसी में विश्वास नहीं रखते हैं। अच्छा। हम तो लठतंत्र और गुंडागर्दी के खिलाफ जो है आवाज उठाते हैं। जातिवाद की वो बात करते हैं जो ये कहते हैं कि मैं पहले जात हूं, बाद में बोलते रहते हूं, या वो बोलते रहते हैं हरियाणा को जलवाने का काम उन्होंने किया। यहाँ पे बैठ के वो जातिवादी की कि खट्टर पट्टर कहां से आ गए, इनको जह लगा के ढक्कन लगा देंगे। वो जाति राजकुमार सैनी ने एक भी बाइट मुझे दिखा दो कभी भी जाति की बात कही हो। ये क्या हो कि मैं पहले मैं वो हूं, एक बाइट दिखा दो विशेष के बारे में कभी भी नहीं कहा। अरे उन्होंने तो ये कहा था कि जाति विशेष के लोग भी हमारे साथ है, हम उनको टिकट देंगे, हम उनको टिकट देंगे। उन्होंने प्रवक्ता प्लीज जिस जाति की बात करते हैं उसी जाति विशेष के लोगों ने उनको पगड़ी बांध दी है। चर्चा के अंदर क्या बात करते हो? बात इसलिए भी है क्योंकि इनके एजेंडे में है ये मुद्दा। नहीं, इस पर हम नहीं भी चाहेंगे हम जाति विशेष, क्योंकि जब मैंने इनसे पूछा कि आप किस मुद्दे को लेकर, किस फैक्टर को लेकर चुनावी मैदान में थे, जब भाटीवाल साहब कह देते थे कि 5 जो कि एक ही जाति के मुख्यमंत्री रखे, इस बात को लेकर वो जो जनता जो है उनको हम उस भेदभाव के खिलाफ हैं, जातों के खिलाफ नहीं है, जाति विशेष के खिलाफ नहीं है। जहां तक जाट की बात है, जाट हमारे साथ है, वर्कर बहुत हैं। अरे सिरसा के अंदर राजकुमार सैनी को जाट ने पगड़ी बांधी, क्या बात करते हो? जो संविधान में विश्वास रखता है जाट वो हमारे साथ है। जो आदमी लठतंत्र की राजनीति करना चाहता है वो हरियाणा में लठतंत्र राजकुमार सैनी नहीं चलने देंगे। नाम तो बता दो आपकी पार्टी जो लठतंत्र में विश्वास रखते हैं ना, और राजकुमार सैनी पहला मर्द आदमी आया है जिसने लठतंत्र के खिलाफ आवाज उठाई है। और जब तक राजकुमार सैनी की फौज खड़ी है यहाँ जो है भाईचारा बिगड़ने नहीं देंगे, ये जो है लठतंत्र को नहीं चलने देंगे। पैनल पर छोटे छोटे जवाब देने के केवल ढिंगरा साहब, देखिए जाति का फैक्टर तो रखेगा। तीनों जो पार्टियां हैं जिसमें जेजेपी की बात करें, इनेलो की बात करें, आपकी बात कर ले, जाट समुदाय से तीनों उम्मीदवार आते हैं। बीजेपी नॉन जाट के साथ है, तो बीजेपी को थोड़ा फायदा हो सकता है कि नॉन जाट की पार्टी मानी भी जाती है। नॉन जाट जो है उसका ध्रुवीकरण हो सकता है, पोलराइज हो सकता है वोट बैंक। देखिए ये तो आपका कहना है, मेरा कहना ये बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा जरूर कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल के अंदर हरियाणा के अंदर काम किया, वो सारे लोगों को मालूम है किस तरह से हरियाणा 3 बार जला, किस तरह से 100 आदमियों को पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ा और किसने जलाया ये भी मालूम है। अरे आपके लोगों ने भी बीच में शामिल अरे हमारा लोग कैसे आ गए थे? अभी वो बीजेपी से इस्तीफा नहीं देते। अरे आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप बोलते रहे। कलीप पकड़ लो, आप लोगों को क्या टाइम दे रखा जी? आप 1 घंटा पूरा ही बोलोगे, आपने काम तो कोई किया नहीं अभी तक। आप नए आदमी हो, नई पार्टी आपने बनाई है, आपको ये मालूम नहीं है हरियाणा के मुद्दे क्या हैं। आप अपनी बात मुद्दों की करते नहीं, आप उल्टी फुल्टी बात मत करो। सुनिए,
अरे तुमने कुछ नहीं किया तभी तो हरियाणा पड़ा है। इससे पहले मैं आपको म्यूट करवाऊं, आप अपनी बारी में देखिए, बीजेपी का प्रवक्ता यहाँ पे नहीं है, आप उनको जोड़ने की कोशिश करें। उन्होंने 4 साल के अंदर जो हालात हरियाणा के अंदर किए, जिनकी सरकार है इस समय मौजूदा, आप ये देखें कि जिस तरह से पूरे प्रदेश का बंटाधार इस पार्टी ने किया, सारे लोगों को आपस में बांटने का काम इस पार्टी ने किया, और राजकुमार सैनी की भूमिका भी उसी के अंदर है। देखिए, और आप देखिए उस विषय पर जाएंगे तो बातें ये भी नहीं कर रहा। राजकुमार सैनी का जो है चुनाव के मुद्दे की बात करना कांग्रेस में, सुनिए, अरे इन कांग्रेसियों ने हरियाणा के राजकुमार सैनी का नाम लेते हैं। अरे भाई साहब, राजकुमार सैनी क्यों ना ले, वो एमपी है कुरुक्षेत्र से, बीजेपी के नाम तो लेना पड़ेगा। उनके कोई बाइक उन्होंने ही कहा था कि केवल ढींगरा साहब, अगर आप रुकेंगे तो विवेक जी का बहुत छोटा कमेंट हम लेंगे, उसके बाद ब्रेक पर जाना है। विवेक जी बोलिए। ज्योति जी, ये एलएसपी वाले जो बात करते हैं, इनका तो एक मैं कहूँगा जरूर इन्होंने जनता का फायदा कर दिया। जो इलेक्शन लड़ने के इच्छुक लोग थे, जिनको कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती थी, उसको टिकट देने का काम जरूर इनकी पार्टी कर देगी और अपना चाव पूरा करने का काम कर देगी। रही बात वो तो 31 तारीख को पता चल जाएगा, वो तो आपको पता लग जाएगा जब जमानत जब्त होगी आपकी। रही बात जींद के मुद्दों की, जींद के मुद्दे इन्हें पता ही नहीं, जींद में तो रहे होंगे तब पता लगेगा। अरे मेरी तो एजुकेशन जींद के तो हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है, हरियाणा का दिल भी जींद को कहा जाता है। कई नेता जींद ने दिए हैं, लेकिन नेता जींद को उतना विकास नहीं दे पाए हैं जितना अपेक्षित था, जितना वादे किए गए थे। उस फैक्टर पर भी आएंगे। और संजय आहूजा जी हमारे साथ हरियाणा बीजेपी से जुड़ गए हैं, चर्चा में स्वागत है आपका। आपके पास भी आएंगे, उससे पहले सैनी साहब आपसे। सर, सभी जीतने की होड़ में है, लेकिन आपकी पार्टी के सामने चुनौती ये है कि आप लोगों को सीट बचानी है, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। शुरुआती तौर पर कहा गया कि जेजेपी और बीजेपी में मुकाबला है, अब कांग्रेस भी मुकाबले में कड़ी टक्कर दे रखी है। सैनी साहब। ज्योति जी, मैं आपको क्लियर कर दूं कि सीट बचाने की कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। सीट तो हमारी है ही, बचाने वाला कोई पॉइंट इसमें नहीं है। जैसा कि शुरू से सुन रहे हैं कि जींद ये सेमीफाइनल है और ये जींद का चुनाव तय करेगा, दिशा तय करेगा आने वाले चुनाव जी। और उस पृष्ठभूमि में बात करें तो हमारी जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जब वो सत्ता में थे 99 से लेके 2005 तक, उनके कार्यकाल में उन्होंने जो काम किए, उन्होंने जो सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम के तहत हर गांव तक पहुंचे, मुझे अच्छी तरह याद है। 6 के 6 दरबार जब वो लगाते थे सब डिवीजन लेवल पे, मैंने अटेंड किए हैं पर्सनली तौर पे, और हर गांव का एक गांव का हिसाब खाता उनके पास होता था। पिछले दरबार में, पिछले उसमें जलसे में उनको कितना दिया था, उनका कितना खर्च होगा और उनको कितना और चाहिए, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। हरियाणा के 6,500 जो 6800 गाँव हैं, तो सभी गाँव में, हर गाँव में 1-2 गली को छोड़ के बाकी सभी गलियां या फिरनी सब कच्ची हुआ करती। सब सारे प्रदेश की जनता जानती है, बरसात के दिनों में गांव में घुसना मुश्किल होता पूरे हरियाणा मेरी बात मैं कुछ बात करना देखिए, देखो अगर मेरा वक्तव्य लेने दो। मैंने आपको धैर्य से सुना, आपसे ही सवाल है सर। मेरी बात से आप सहमत भी होंगे। आप लोगों ने किया होगा विकास, लेकिन उतना विकास नहीं हो पाया जितना जींद का राजनीतिक महत्व है। मैं वही बात कर रहा हूं, जितने नेता दिए हैं सर, आपके विधायक यहाँ से रखे, उसके बाद भी 2 बार विधायक रखे, जींद की तस्वीर बदली। मैं वही बात करने लगा, उसका भी मैं कंक्लूड करूंगा इस बात को भी। मेरे को सिर्फ 2 मिनट का टाइम दो, आप सिर्फ 2 मिनट का, बीच में ना देना आप मेरे को। ये जो इस पृष्ठभूमि में जो उन्होंने काम किया, सारे हरियाणा की तस्वीर बदली, उसमें जींद का भी और देहात का। सबसे बड़ी बात जो है, देहात को जो कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं ध्यान दिया था, उन्होंने गांव की तरफ ध्यान दिया। और बात आ जाती है जींद की, इसकी बात आ जाती है कि जींद में कुछ नहीं हुआ। उन दिनों में हमारे उस टाइम के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन दिनों में एक स्कीम बनाई गई थी, वहां पे एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, देखिए मेरी बात संक्षेप में, हाँ, वो बनाने की थी और बहुत सारी स्कीमें थी। इस बीच में वो सरकार का जो कार्यकाल होता है, जैसे 5 साल का कार्यकाल मिला था, वो जो 5 साल में तो करना ही होता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब आप लोग सरकार में थे तब जींद के लिए कितना कर पाए सर? सुनिए, विपक्ष में रहते हुए जनता ने जनादेश दिया, तब कितना कर पाए? दूसरी बार की आपके हरिचंद मिड्ढा साहब विधायक रखे, उसके बाद जींद की तकदीर और तस्वीर कितनी बदली, ये सवाल लगातार बरकरार है। लेकिन बीजेपी से एक सवाल कर लेते हैं। संजय आहूजा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल रही है सर। नमस्कार।
आपके उम्मीदवार को लेकर ये कहा जा रहा है कि उधार का उम्मीदवार लेकर आई है बीजेपी। उम्मीदवार नहीं था सर आप लोगों के पास? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो विपक्ष की अपनी एक क्रिएशन है कि उन्होंने अपना कह दिया कि अपना एक कि बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं था, इसलिए उन्होंने बाहरी उम्मीदवार को, इन्होंने तो 2 महीने पहले ज्वाइन कर लिया था। जो इनके पिता थे, आपके जो 32 साल से जौहर सैनी साहब आपके साथ जुड़े थे, प्रदेश सचिव भी है पार्टी के, उनकी ओर से सुनिए, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की गई थी। सुनिए सर, सुनिए, आपसे सवाल है कि मेरी 32 साल की मेहनत पर 2 महीने भारी पड़े, मेरा क्या कसूर था? तो 32 साल से जो लोग मेहनत कर रखे थे वो समय की राशि कम है, 2 महीने आपको लगते हैं कि काफी है? कमाल है सर। ज्योति जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अकेले जौहर सैनी नहीं और भी बहुत ऐसे कार्यकर्ता थे जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे जी, सबका नाम था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जमीन से लेके आसमान तक किसी को भी बैठा देती है। यहाँ परिवारवाद नहीं चलता। अच्छा। यहाँ कांग्रेस या आईएनएलडी जैसा कल्चर नहीं है हमारी बीजेपी में। ये उदाहरण परिवारवाद नहीं है तो मिड्डा के बेटे को ही क्यों उतारा? परिवारवाद का उदाहरण तो सबसे पहले आप ही दे रहे हो। हेलो, बताएंगे इस पर कुछ कहेंगे? 10 सेकंड है आपको। परिवारवाद की कौन सी परंपरा खत्म कर दी आप लोगों ने? हरिचंद मिड्डा का निधन हो जाता है, विधायक साहब के बेटे को आप पार्टी में शामिल करवाते हैं रातों रात, उसके बाद हालांकि 2 महीने आपको काफी लगते हैं, उसके बाद उनको टिकट देते हैं, तो परिवारवाद तो यहाँ भी है ना? नहीं, कहाँ है परिवारवाद? अच्छा, देखिए मेरी बात सुनिए, जो परिवारवाद चौटाला और कांग्रेस में चलता आ रहा है ऊपर से लेके नीचे तक, हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अरे आपने अपने कार्यकर्ता को क्यों नहीं दिया? कई राज्यों में कई उदाहरण है परिवारवाद आपने अपने कार्यकर्ता को क्यों नहीं दिया? परिवारवाद का तो उदाहरण आप सबसे पहले दे रहे हो, मिड्डा के बेटे को दे रहे हो। इससे बड़ा परिवारवाद और क्या होगा? कार्यकर्ता है आप, वो हमारी पार्टी से जुड़े, हमारी पार्टी में आस्था दिखाई उन्होंने। केवल ढींगरा साहब, ये चर्चाएं थी कि जेपी सहारण के बेटे को आप लोग टिकट दे सकते हैं, लेकिन उस वक्त ये था कि कांग्रेस कहीं मुकाबले में ही नहीं थी। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का डर है कि कम से कम यहां से एक लहर स्थापित हो सके, एक वेव बन पाए कांग्रेस के लिए? नहीं ज्योति जी, अभी आपको लगता है कि हमने स्तर जो है वो ठीक कर लिया रणदीप सुरजेवाला जी को टिकट देके? पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूँ। अभी ये बीजेपी वाले बोल रहे थे, इन्होंने सिर्फ मिड्डा जी पे जोर नहीं लगाया, इन्होंने और बताता हूं, जो अपनी पार्टी के अंदर तो कोई जोर लगता नहीं इनका, कभी मांगेराम गुप्ता जी पे भी जोर लगाया इन्होंने। आप लोगों ने भी दिल्ली इनवाइट किया था सर, दिल्ली बुलाया गया था आप लोगों की ओर से? नहीं, वो तो जो हमारा तो क्लियर हो गया कैंडिडेट, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्ञानचंद गुप्ता जी ने उनको गाड़ी में बिठाया और कहाँ उतार दिया। अब ये देखिए ना, रास्ते में ही उतार देते हैं, ये इस तरह की पार्टी है। और जब आपको आप अपॉर्चुनिस्ट है ना, आप अगर किसी को पिक करते हैं और रास्ते में उतार देते हैं तो किस तरह का किस हिसाब है वो तो क्लियर कट नजर आ रहा है। संजय ऊर्जा जी, अभी जो बात कही मैंने वो आप अपने एमएलए से पंचकुला से पूछना, वो फिर बता देंगे आपको। मैं क्या पूछूं? बिल्कुल, मांगेराम को बिल्कुल जो चर्चा में थी बात उनसे पूछ लीजिएगा आप। परमानेंटली तो आप लोगों ने गाड़ी से उतारा, अब भी कहते हैं अनदेखी का शिकार हुए मांगेराम गुप्ता। बताइए ढींगरा साहब। देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, मांगेराम गुप्ता जी ने तो साफ शब्दों में ये कह दिया मैं चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता। हाँ। बाकी बात ये रही कि जो हमने कैंडिडेट, हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तय करती है, हमारे पास कैंडिडेट की फेयर लिस्ट थी। आप विकास सहारण की बात कर रहे हैं और दूसरे और नेता थे, बहुत सारे नेता थे। कैथल से विधायक है वो। अरे सुन आप लीजिए या ना, तो कैथल की जनता के साथ धोखा जींद करोगे से या भी है वो, जींद के भी बिलोंग करते हो। मैं जींद की जनता के साथ आपने धोखा बताइए, करूंगा। एक जगह आपने आपने धोखा बताइए। करना ही है, एक जगह तो आपने धोखा करना है, या कैथल वालों के साथ करोगे या जींद वालों के साथ करोगे। रिजाइन तो एक जगह करना ही ये है। कोई नई बात नहीं है। हिसार से सांसद रहते हुए दुष्यंत अगर उचाना का चुनाव लड़ सकते हैं तो कैथल से विधायक रहकर ये चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा सकता सर? अपनी बात में नहीं, हर एक पार्टी एक जैसी ही है। इस तरह की बातों में सुलझा की सियासत आप लोग करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्ट है, उसके अंदर चुनाव लड़ना हर एक आदमी का राइट है। धर्मपाल धनखड़ जी, आप बताइए सर, मांगेराम गुप्ता को लेकर हमने तो एक कार्यक्रम भी दिखाया कि जींद मांगे मांगेराम, लेकिन मांगेराम जो केंद्र में थे बिल्कुल जींद चुनाव को लेकर लगभग गायब हो गए। देखिए ज्योति, जिस तरीके से तमाम पार्टियों ने उनको टिकट ऑफर किया और कोई पार्टी बचती नहीं है अगर एलएसपी को छोड़ दें, बाकी सारी पार्टियां, भाजपा भी, इनेलो भी, जेजेपी भी, कांग्रेस भी, सब ने मांगेराम गुप्ता से संपर्क साधा है और टिकट के लिए। लेकिन वही है कि कोई भी टिकट उनको देने के लिए
तैयार थे, लेकिन उनके बेटे को देने के लिए तैयार नहीं थे। जो अंदरूनी बात है बिल्कुल। वो ये है, और इसलिए सारी पार्टियां जो हैं वो पीछे हटती चली गई और मांगेराम गुप्ता जहां थे वहीं रह गए। सतवीर सैनी जी, मांगेराम गुप्ता ने यह भी कहा कि अभय चौटाला ने कहा कि आप 9 तारीख तक का इंतजार कीजिए, किसी की टिकट मत लीजिएगा। उनकी ओर से भी प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन मांगेराम गुप्ता ने उसको स्वीकार नहीं किया। देखिए ज्योति जी, उस दिन जब मुलाकात हुई नेता प्रतिपक्ष की, उसी टाइम दोनों नेताओं ने प्रेस के सामने ये बयान दे दिया था कि ये सिर्फ कर्टसी कॉल है, पुराने फैमिली के रिलेशंस हैं, इस नाते ये मुलाकात थी और एक बुजुर्ग के नाते उसका आशीर्वाद लेने गए थे और कोई इसके अलावा कोई बात नहीं थी। मांगेराम गुप्ता ने कहा है सर, मैं उन्हीं के हवाले से आपको बता रही हूँ कि अभय चौटाला ने कहा था कि आप हमारी टिकट पर चुनाव लड़िए। एक बार के लिए क्लियर कर दे दर्शकों को कि मांगेराम गुप्ता ने कहा कि जेजेपी से वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे, बीजेपी से भी अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन इनेलो से अपने बेटे को भी चुनाव नहीं लड़ाना चाहते थे। अब बताइए। चलो वो तो क्या कहे उसके बारे में तो मैं नहीं कमेंट करूंगा। उस दिन जो मीटिंग उसके वो उन्होंने बाद में क्या कहा क्या नहीं कहा वो तो मैं नहीं बोल सकता उसके बारे में, वो तो वही बताएंगे। लेकिन जिस दिन मीटिंग हुई उसी दिन प्रेस के सामने दोनों ने कहा था ये सिर्फ कर्टसी कॉल है और इससे आगे कुछ नहीं था। ऑन दी स्पॉट ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी। मुलाकात का समय भी इलेक्शन के दौरान जो भी है वो तो उसमें क्या इस बारे में आर्गुमेंट है उस बात का। भाटीवाल साहब, जब टाइम होता है आपको क्या लगता है सर, आपको कौन सी पार्टी से मुकाबला लगता है? ऐसा है ज्योति जी, हमारा मुकाबला जो है सत्तारूढ़ पार्टी से होगा, बीजेपी से। अच्छा। और बाकी जो ये पार्टियां हैं वो कहीं भी मैदान में नहीं है। ये तो इनका तीनों का मुकाबला आपस में है कि जाटों के वोट जो है कौन ज्यादा लेगा। बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ोगे तो आपके नेता रिजाइन दे देंगे या बीजेपी बात पे जाटों को क्यों लेके आते हो? आपके नेता बीजेपी में रहकर चुनाव लड़ेंगे या रिजाइन दे देंगे? ये तीनों आपस में जो है इनका ये है कि भाई बीजेपी के खिलाफ अगर चुनाव है जाट नेता, आपके नेता जो है वो बीजेपी से रिजाइन दे देंगे या बीजेपी में रहेंगे, ये बता दीजिए। बीजेपी का रिजाइन का क्या मतलब है? वो एमपी है बीजेपी से भाई साहब, वो नहीं है। आपको नहीं मालूम? कमाल करते हैं सर, कब वो उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया। वो राजकुमार छोड़ा या नहीं छोड़ा? राजकुमार सैनी 4 साल पहले। अरे भाई साहब वो एमपी है बीजेपी है नहीं है? वो लोकसभा कुरुक्षेत्र के ऐसा कुछ नहीं है सर, लोकसभा कुरुक्षेत्र के एमपी है, बीजेपी के नहीं है। सर कमाल करते हैं, बीजेपी की टिकट पर लड़े, बीजेपी से कोई इस्तीफा नहीं दिया गया कि उनकी ओर से। आप कहते हैं स्कूल छोड़ दिया, क्या स्कूल छोड़ देना आसान है क्या? बीजेपी निकाल भाटीवाल साहब, आप चुनाव किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं? एडमिशन वापस लेने जितना आसान है अलग पार्टी बना लेना एक पार्टी के सांसद रहते हुए। अगर बीजेपी को लगता है हमारे सांसद नहीं है, निकाल दे पार्टी से। तो ये कहिए ना कि वो तो नहीं छोड़ेंगे, उनको सांसद रहना है। आप ये क्यों कहते हैं स्कूल छोड़ने को लेकर आपसे कौन सवाल करता है? सांसद पार्टी छोड़ने को लेकर हम सवाल करते हैं, आप जाते हैं स्कूल छोड़ने। हमने छोड़ दी है, हमने अपनी पार्टी अलग बना दी है। तो चुनाव किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं? चलिए हम तो जनता से हमारा समझौता है। बीजेपी के सत्ता से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके अगेंस्ट लड़ रहे हो आप। तो आप अपने नेता से रिजाइन करवाइए। साहब आप हैं फोन लाइन पर। अरे 5 पार्टियां मैदान में हैं, आपने मुकाबला पूछा है किससे? विकास को लेकर सवाल करना चाहूंगी। हमारे मुकाबले में है। ठीक है, आप लोगों का करीब कार्यकाल पूरा होने को है, 4.5 साल आप लोग पूरे कर चुके हैं। जींद के लिए आप लोगों ने क्या किया कि जींद की जनता आपको वोट दे? हेलो, जींद के लिए कौन से विकास कार्य करवाए गए सर कि जींद की जनता जो है सत्तासीन पार्टी पर विश्वास करे? आज भी जींद पिछड़ा है। ज्योति जी, मुख्यमंत्री जी ने जो एक कार्य किया है, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी विधानसभाएं, मेरी 47 विधानसभाएं हैं जो मेरे विधायक बीजेपी के जीत गए हैं। उन्होंने एक ही नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक, और हर एक जिले में जाकर उन्होंने पैसे दिए। और कौन सा प्रोजेक्ट लगाया? हेलो, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है? आइए ना, थोड़ा आसान रहेगा, समय हमारे पास बहुत कम है। LED बल्ब लगाने के मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अब जींद की बात करें, जींद के विकास के लिए ही हरिचंद मिड्ढा जी ने जितने भी उन्होंने काम किए वो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने तो उनके निधन के बाद बहुत रूटीन का जो विकास कार्य होता है उसको लेकर वो लगाते हैं सदन में अपने सवाल। उनके निधन के बाद जैसे ही सत्र बुलाया जाता है उसके बाद सीएम साहब उन मांगों को मान लेते हैं। विपक्ष ये कहता है कि उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए ये काम किया गया है। बिल्कुल भी नहीं। पहले क्या करवाया गया सर? मिड्ढा साहब के निधन से पहले कौन से विकास कार्य करवाए गए जो कि दिखे, जो कि नजर आए? ज्योति जी वही कह रहा हूँ, आप उनके निधन के पहले वाले भी कार्य उठाकर देख लीजिए। आप उठाइए ना सर, आप बताइए। तो आप समझते नहीं, आप चुनावी मैदान में हैं, उसके बाद आपके तो सर टिप्स पे होनी चाहिए बातें।
आपके केंद्रीय मंत्री ने क्या किया है वहां आपको पब्लिक को जवाब देना है जनाब, मेरी बात सुनिए, बताइए। ये विपक्ष जो कह रहा है कि ये चुनावी स्टंट था कि उन्होंने उनकी मांगों को पूरा किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जींद छोड़ो हर एक जिले में जाकर, हर एक विधानसभा में जाकर पैसे दिए। जींद की बताइए ना, जींद में क्या किया है, जींद की बात बताइए। आप लोगों ने मांगे मानी है, बाकायदा सदन में उनकी मांगों को माना गया है। सतबीर सैनी साहब, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। हालांकि पहले भी आपसे सवाल पूछा था, अभी अभय चौटाला कहते हैं कि दुष्यंत और दिग्विजय बच्चे हैं और सुरजेवाला जो है चौटाला परिवार के बड़े जो है प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। ओपी चौटाला साहब को भी 2 बार वो हरा चुके हैं। क्या सुरजेवाला को रोकना बेहतर नहीं समझा इनेलो ने? क्या जेजेपी को रोकना ही अंतिम मकसद है इनेलो का? देखिए ज्योति जी, कोई भी मैदान में है, लोकतंत्र का हिस्सा है, हर कोई चुनाव लड़ रहा है, हर पार्टियां लड़ रही हैं, इसमें चुनाव लड़ने से किसी को कोई मनाही नहीं है। हमारा जो चुनाव है ये तय करेगा कि किसकी जड़ें मजबूत हैं जीत में। और मैं आपको इस डिबेट के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारी पार्टी का वहां पे जनाधार है शायद किसी का हो। कारण दोनों तीनों कारण बता दूं मैं आपको। कारण मैं बता, बीच में समय कम है, बीच में बोलने लग जाते हैं। जनाधार की बात देखिए, कांग्रेस की जो पोजीशन है 10 साल का कार्यकाल है, किसी छुपया नहीं। पिछली बार तो जमानत जब्त हुई थी, तीसरे नंबर पे थे। रही भाजपा की बात, भाजपा का जो 4 साल 4.5 साल का जो कार्यकाल गुजर चुका है, इसमें इनका जो कार्य प्रणाली है, इससे जितना जनता में इतना आक्रोश है, डेवलपमेंट की तो बात ही छोड़िए, लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन बिगड़ी हुई है, क्राइम अगेंस्ट वीमेन, क्राइम अगेंस्ट SC ST, वो 50% और 30% की रिस्पेक्टिवली इसमें इंक्रीज आई है। और दूसरी बात अरे आप किसानों की कमर तोड़ दी। 4.5 साल तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं लागू की, कर्जदार हो गए। आज तुम बात करते हो और वो भी लिपापोती करके लागू कर दी। जो लाभकारी मूल्य समय पे दिया गया होता तो उनकी पोजीशन ठीक होती, उनकी कमर तोड़ दी आप लोगों ने, जो व्यवस्था बिगाड़ दी। आपकी पार्टी की शुरुआत है, दिग्विजय चौटाला की सक्रिय राजनीति की शुरुआत है, बहुत बड़ी परीक्षा है अपने आप में। क्या लगता है आप लोगों के, जो रणदीप सुरजेवाला भी सामने आ गई है, बीजेपी खुद ब खुद मजबूत मानी जाती है शहरी सीट पर, हालांकि अर्धशहरी सीट है, तो मुकाबला कड़ाक है, रिस्क भी बड़ाक है जेजेपी के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ज्योति जी। अगर बीजेपी अपने आप को मजबूत समझती तो बाहर से उधार मांग के कैंडिडेट ना लाती। आज देखने की बात यह है, इनेलो बीजेपी का कैंडिडेट ले रही है और बीजेपी इनेलो का कैंडिडेट ले रही है। अगर ये अपने आप को मजबूत समझते तो बाहर से इनको कैंडिडेट लाने की, दूसरी पार्टी से कैंडिडेट लाने की जरूरत ना पड़ती। आप लोग तो मांगेराम गुप्ता से मुलाकात कर रहे थे। मुलाकात नहीं, राजनीति है, मुलाकातें तो होती रहती हैं। हाँ। और मुलाकातें समय पे चलती रहती है। मैं आपको राजनीति है आहूजा साहब, आपकी बारे में नहीं बोला, ना बोले तो ठीक है। रही बात कांग्रेस की और इनेलो की, तो लड़ाई है तीसरे और चौथे नंबर पे आने की। ठीक है, ये तीसरे और चौथे नंबर पे आने की लड़ाई करते हैं। सवाल पूछती हूँ सर, लगातार 2 बार से आप लोग जींद की जो सीटें हैं उनसे बेदखल हैं पूरी तरह से। पिछली बार के जो आपके उम्मीदवार रखे उनकी जमानत जब्त हो गई थी, तो यही कारण रहा कि सुरजेवाला साहब को लेकर आए। देखिए ज्योति जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जमानत जब्त नहीं हुई, पिछली बार भी 15,000 वोट थी उनकी। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, आप सुन लीजिए ना, उस समय का मामला, उस समय की बात, उस समय के टाइम की आधारित बात है। आज के टाइम की आधारित बात है। 10 साल हमने जींद के अंदर, अरे सुन लीजिए, वो आपका विकास तो चंडीगढ़ में पाया गया था। वो आप सुन लीजिए, आपका विकास चंडीगढ़ में पाया गया था। वो जो आपके बराला साहब हैं, उनके बेटे, वो आपको पता है शायद कौन सा विकास आपने किया हरियाणा के अंदर। सुन लीजिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जींद के अंदर हमने काम किया, चाहे वो बस स्टैंड को बाहर लाने की बात थी, चाहे वो पुलों को बनाने की बात थी, चाहे वो रेलवे लाइन को बनाने की बात थी, हमने कई काम किए जींद के अंदर। इसी तरह में समूचा विकास पूरे हरियाणा में किया। ज्योति जी, आप मेरे को मौका दें, मैं 2 मिनट के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन देखिए, ये बात मैं सिर्फ अपनी बात से रखना चाहता हूँ। पहले टेन्योर में आपको जींद की सभी 5 सीटें मिलती हैं, कितना विकास किया आप लोगों ने कि अगले टेन्योर में आपको एक भी सीट नहीं मिलती? देखिए, ये बात सोचने का विषय है। जींद सीट शहरी सीट है, जैसा कि आपने भी बताया कि 1 लाख शहरी वोटर है वहां पे। सुन लीजिए, 1 लाख शहरी वोटर है और उसके बीच में जो वहां पे डॉक्टर साहब पहले उम्मीदवार थे,
उनको वहां पे अगर वोट मिल गई तो ये जरूरी नहीं है कि इस बार की पार्टी वही स्थिति रहेगी, इस बार स्थिति का सिस्टम दूसरा भी हो सकता है। ये जो आपने समय नहीं हालांकि, लेकिन बहुत छोटा कमेंट कीजिए, आखिरी कमेंट आपका चर्चा का। अगर इन्होंने जो काम किया होता तो जो है ये आपने क्या किया, आपको है ही नहीं कहीं भी, आपको अपने एमपी का बताएं भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आपने करना है कुछ या नहीं करना। 31 तारीख को बता देंगे जो है जब रिजल्ट आएगा जो है, जब कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे होते हैं अलग-अलग पार्टी से, सभी का शुक्रिया वक्त देने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए। जंगे जीन में हमने बड़ी बहस इस बात को लेकर की है कि कौन सा जो उम्मीदवार है किसमें कितना दम है, किसके दावों में कितना दम है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स रखेंगे जिनको लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, और बाकी क्या कुछ होता है। हालांकि चुनावी परिणाम के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन पल पल की जिन के अपडेट को लेकर आप बने रखिए खबरें अभी तक के साथ।